अस्सलाम वालेकुम। 2013 का ये पेपर है। आज हम 2013 का पेपर सोल्व करेंगे। ये डी सीरीज़ में है। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ। उम्मीदवार मंदरजा झेल हिस्से के सवालों के जवाब सिर्फ तभी दे अगर उन्होंने ज़बान 1 का ऑप्शन उर्दू चुना हो। यदि अगर उन्होंने भाषा 1 में उर्दू लिया तभी वो इस सवालों के जवाब दे सकते हैं। इक्तिबास को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 91 से 99 तक के ये पैराग्राफ में से हमको देखकर लिखना है और बताना इसका राइट आंसर क्या है। तो मैं सवाल पैराग्राफ को नहीं पढ़ता हूँ बल्कि आपको सीधे सीधे जवाब बताते हुए चलता हूँ। मुल्क का एक तबका बड़ा गुर्बत और जहालत का शिकार रहा है। तो इसका राइट आंसर है छोट छात की वजह से। देखो मैं बता सकता हूँ आपको कि डॉक्टर अंबेडकर के ज़माने में बहुत भेदभाव होता था। तो उस वक्त ये भेदभाव बहुत ज़्यादा चल रहा था। तो बड़ा गुर्बत जहालत का शिकार इसलिए रहा है क्योंकि जब छोट छात का भेदभाव बहुत चलता था। डॉक्टर अंबेडकर का इंतकाल कब हुआ? तो डॉक्टर अंबेडकर का इंतकाल 6 दिसंबर 1954 में हुआ, क्योंकि यहाँ पे बताया हुआ है डॉक्टर अंबेडकर का इंतकाल 6 दिसंबर 1954 में हुआ। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का असल नाम क्या था? तो डॉक्टर अंबेडकर का असल नाम भीमराव इस्कपाल था। ये भी पैराग्राफ में बताया हुआ है कि डॉक्टर अंबेडकर का असल नाम भीमराव इस्कपाल था। तो देखो हम यहाँ देख सकते हैं डॉक्टर भीमराव इस्कपाल। उसी के साथ आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर अंबेडकर को बचपन ही से सामना करना पड़ा था भेदभाव और नाइंसाफ़ियों का। ये तो आप सभी जानते हैं। उसी के साथ डॉक्टर अंबेडकर ने इंग्लिस्तान से वापस आने के बाद मुल्क के लिए क्या कोशिशें की? तो मुल्क के लिए उन्होंने ये कोशिशें की कि मुल्क से छूत छात और जात पात की तफरीक मिटाने के लिए, भेदभाव को मिटाने के लिए उन्होंने कोशिशें की। उसी के साथ डॉक्टर अंबेडकर का ख्याल था कि समाज में बाइज्जत ज़िंदगी गुजारने के लिए तालीम होना बेहद ज़रूरी है। आज की भी यही रीति है कि भाई तालीम होना बेहद ज़रूरी है। तालीम होने से हम ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जैसे कमज़ोर इंसानों के लिए क्या किया? तो अपने जैसे कमज़ोर इंसानों के लिए उन्होंने होने वाले जुल्म और नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई कि भाई हम जैसे कमज़ोरों पर जुल्म सितम ना हो, भेदभाव ना हो, इसलिए उन्होंने आवाज़ उठाई। मुल्क आज़ाद होने के बाद उसके दस्तूर बनाने की ज़िम्मेदारी किसे सौंपी गई? तो मुल्क आज़ाद होने के बाद उसकी ज़िम्मेदारी डॉक्टर अंबेडकर को सौंपी गई। डॉक्टर अंबेडकर को कहा जाता है तो डॉक्टर अंबेडकर को भारत के दस्तूर का मेमार कहा जाता है। अब इक्तिबास ख़त्म हुआ, शायरी इक्तिबास आता है। हिदायत दर्ज झेल शायरी इक्तिबास को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। ये लगभग 100 से 105 तक के हैं। देखते हैं। मई का आन पहुँचा है महीना, बहा चोटी से एड़ी तक पसीना। इसमें गर्मी के दिनों की बात बताई गई है। भाई आसमान का मुज़्ज़ाद है। आसमान का मुज़्ज़ाद आप सभी को पता होगा, ज़मीन है आसमान का मुज़्ज़ाद। उसी के साथ आगे बढ़ते हैं। गर्मी का मौसम किन महीनों में आता है? तो गर्मी का मौसम मई से जून के महीने में आता है। ये भी आपको शायरी इक्तिबास में बताया गया है। उसके बाद दिन के किस हिस्से में गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस होती है? तो दिन के 12 बजे के वक्त गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा महसूस होती है। ज़मीन को शायर ने किससे तस्बीह दी है? तो ज़मीन को शायर ने दरो दीवार गर्म है, तपते हैं जलते तवे की तरह। यहाँ पे देखो उन्होंने बताया है कि जलते तवे की तरह तस्बीह दी है। शायर ने जलते तवे की तरह तस्बीह दी है। ये इसका राइट आंसर है। पोशीदा के मानी हैं गायब हुआ, छुपाया हुआ, छुपा हुआ, नज़र ना आना। तो इसका मीनिंग होता है छुपा हुआ। बिल्कुल राइट आंसर है इसका छुपा हुआ, क्योंकि छुपा हुआ यानी पोशीदा। पोशीदा का मीनिंग ही होता है छुपा हुआ। उसके बाद बनी आदम मछली की तरह क्यों तड़पते? तो बनी आदम इसलिए मछली की तरह तड़पते हैं पानी ना मिलने की वजह से। तो बिल्कुल नहीं, सॉरी, दरो दीवार गर्म होने की वजह से। तो बनी आदम मछली की तरह क्यों तड़पते हैं? तो दरो दीवार गर्म होने की वजह से। यहाँ पे बताया हुआ है कि दरो दीवार गर्मी से तपते, बनी आदम मछली की तरह तड़पते। हिदायत दर्ज झेल सवालों के दिए गए मुतबादिल में से सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। अब यहाँ से पेडागोजी स्टार्ट होता है। 106 नंबर का सवाल है। उस्ताद की तरबियत की टेक्निक जहाँ महारतों के फ़रोग की नकल की जाती है, जिसमें नकल की जाती है तो ये माइक्रो टीचिंग है जो लगभग 6 मिनट की होती है। अब इसमें उस्तादों की तरबियत की टेक्निक की नकल की जाती है जिसमें बच्चों को सलाहियत बताई जाती है। कौन सी सलाहियत है? नंबर 107 लिखने के अमल में आज़ादाना तौर पर लिखना, गौर खोज करना, ज़हनी खाका बनाना किस सतह पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? कि भाई लिखने के अमल में आज़ादाना तौर पर लिखना है, हमको खाका बनाना है, तो वो सबसे पहले कब होगा? लिखने से कबल खाका बनाना, एयादा, प्रूफ रिकॉर्डिंग।
तो ये होगा लिखने से पहले। जब अगर हम कुछ खाका बना रहे हैं आज़ादाना तौर पर तो वो लिखने से पहले होगा। फ़ेल मुस्तकबिल कहते हैं। फ़ेल मुस्तकबिल जो आने वाले कल में तय होता है उसे मुस्तकबिल कहते हैं। तो नंबर 1 किसी काम का होना जारी है, तो ये तो दौरे हाजिर हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। जिसमें काम करने का हुक्म हो, तो ये भी नहीं होगा। वो काम जो आने वाले ज़माने में होगा, यानी फ्यूचर टेंस जिसे हम कहते हैं, तो फ़ेल मुस्तकबिल जो आने वाले ज़माने में होगा। इसी के साथ 109 एक तहरीरी सरगर्मी सबसे बेहतर तसलसल में इस तरह है। जो एक तहरीरी सरगर्मी, हम लिखने की सरगर्मी कर रहे हैं तो उसमें क्या बेहतर होगा? सबसे पहले मवाद को इकट्ठा करना है, तरतीब देना है, खाका बनाना है और दोबारा खाका बनाना है। या फिर मवाद इकट्ठा करना है, तरतीब देना है, दोबारा खाका बना के खाका बनाना है, तरतीब देना है, मवाद इकट्ठा करना है, खाका बनाना है, दोबारा खाका बनाना है। तो इसका सबसे सही आंसर है, सबसे पहले मवाद को इकट्ठा करेंगे, उसके बाद उसको तरतीब से बिल्कुल सही तसलसल से देंगे, उसके बाद उसका खाका बनाएंगे, फिर खाके में जो करेक्शन करना होगा वो करेक्शन करके दोबारा खाका बनाएंगे। तो यही इसका राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ते 110 पर। तालिब इल्मों को ज़बान की क्लास में अदब फराहम किया जाता है, कोई तहज़ीबी वाक़फ़ियत फ़राहम नहीं होती। ज़बान की मुस्तनिद रंगारंगी को पेश किया जाता है, उर्दू के कदीम तर्ज़ की इसालिब, मौजूदा मुश्किल अल्फाज। तो तालिब इल्मों को ज़बान की क्लास में अदब फ़राहम किया जाता है तब जब ज़बान की मुस्तनिद रंगारंगी पेश की जाती है, जब बच्चे एक दूसरे से पूछकर कुछ सीखते हैं तब। उसके बाद का सवाल, किसी जुमले में मतन को पढ़ते वक्त तालिब इल्मों को जुमले के हिस्सों को रब्त को समझने में मदद करता है। इनमें से जैसे जो बच्चों को मतन में पढ़ते समय जोड़ने में जो मदद करता है, समझने में जो मदद करता है, तो क्या है? मतलब के फ़ेल, ज़मीर, इसमें ख़ास, फ़ेल मुरक्कब। तो वो ज़मीर कहलाता है। ज़मीर जो मतन को जोड़ने में और समझने में बेहद ज़रूरी है और मदद करता है। उसके बाद का सवाल, दर्ज झेल में से कौन सा जुमला सही है? इशारा। कौन बस पकड़ने जा रहा है उसके बारे में सोचिए। तो बूढ़ा आदमी बस पकड़ने के लिए भागते वक्त फिसल गया और गिर गया, तो ये हो सकता है। उसके बाद का देखते हैं, बस पकड़ते वक्त बूढ़ा आदमी का पर्स जेब से निकल कर गिर गया। तो बूढ़ा आदमी पर्स क्यों रखेगा? बस को पकड़ते वक्त बूढ़े आदमी का चेहरा पसीने से तरबतर हो गया। जब बूढ़े इंसान को बहुत कम पसीना आता है। बस को पकड़ते वक्त बूढ़े आदमी ने अपनी उम्र को बुरा भला कहा, तो बुरा भला नहीं कहेगा क्योंकि ये उम्र तो सबको आनी है। तो इसका सही आंसर है, बूढ़ा आदमी बस को पकड़ने के लिए भागते वक्त फिसल गया और गिर गया। उसके बाद का सवाल देखेंगे, दर्ज झेल तमाम बयानात सुनने की आदत को ज़ाहिर करते सिवाय एक को वो छोड़कर जो सुनने की आदत को बयान नहीं करते, वो कौन सा है? तो गौर से सुनकर बोलने वाली हरकत व सकनात को समझा जा सकता है। तो जाहिर सी बात है, सुनने वाले की आदत बता रही है, गौर से सुनना है। लोग पसंदीदा चीज़ों को सुनकर सीखते हैं और उन्हें पसंद नहीं उसे नहीं सुन सकते। तो ये भी बिल्कुल सही है कि जो लोगों को पसंद है वही सुन सकते हैं और जो नापसंद है उस पर ध्यान नहीं देते। एक अच्छे सुनने वाले की अहलियत बगैर किसी तरबियत के फितरी तौर पर होती है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। फितरी तौर पर सुनने वाले की अहलियत नहीं होती है। तमाम तरसील कम से कम आधा सुनने पर मुश्तमिल होती है। तो हो सकता है भाई तमाम सुनने पर उसको मज़ा आए तो ज़्यादा सुनेगा, लेकिन इसका राइट आंसर है 3 नंबर का। उसी के साथ आगे बढ़ते 114 पर। लफ्ज़ शऊर का तलफ़ुज़ सीखते वक्त आप करेंगे। शऊर का तलफ़ुज़ सीखना है तो आप क्या करेंगे? तो तालिब इल्मों को इसी तरह की एक लफ्ज़ की मिसाल देकर, एक मिसाल देंगे तो नहीं, एक मिसाल से कुछ नहीं होने वाला। लफ्ज़ के मानी मालूम करके क्लास में बताएंगे। मानी मालूम करके शऊर से क्या तलफ़ुज़ सिखाएंगे हम? तलफ़ुज़ के लिए लुगत का इस्तेमाल करेंगे और तालिब इल्मों को लफ्ज़ सुनने के लिए कहा जाएगा कि वो सुनेंगे कि भाई सुनकर क्या इसका तलफ़ुज़ है। वो तालिब इल्मों को ये बताएंगे कि ये हमारी मादरी ज़बान का नहीं है, तो ये भी गलत है। तलफ़ुज़ के लिए लुगत का इस्तेमाल करेंगे और उसमें शऊर दोहराएंगे, जिसकी वजह से वो हो सकता है बगौर सुनकर सीखे। इसी के साथ अगला सवाल देखेंगे, कहानी के मौजू, उन्वान, अबवाब और तस्वीर से मुतल्लिक मालूमात पर गौर कीजिए। कोई चीज़ आप जानना चाहते हैं उसे नोट कीजिए। नंबर 1, किसी तस्वुर की सूरत गिरी है। काम का बोझ, साबका मालूमात का इस्तेमाल, पेश गोई। तो इसका सही जवाब होगा पेश गोई, क्योंकि सवाल से ही पता चलता है कहानी का मौजू तैयार करना है, उन्वान देना है, अबवाब और तस्वीर को इकट्ठा करना है। तो ये क्या चीज़ होगी? पेश गोई। किसी के सामने हम कोई प्रोजेक्ट पेश करते हैं तो इस तरह का हम अहवाल बनाते हैं। एक रेस्टोरेंट में लिखे हुए इश्तिहार को पढ़कर बताइए कि इसमें कौन सी लाइन गलत है।
तो देखेंगे हम पहली और दूसरी लाइन गलत है। देखो पढ़ते पहले, लुत्फ़ उठाइए गर्म और मज़ेदार नाश्ते का, ताज़ा बनी हुई चाय का बहुत अच्छी जायका की है। तो नंबर 1 पहले और दूसरी लाइन का, तो पहली लाइन है लुत्फ़ उठाए गर्म और मज़ेदार नाश्ते का और बहुत ताज़ा बनी हुई चाय का। तो पहला तो मेरे को बिल्कुल सही लग रहा है, सिर्फ पहली लाइन। तो लुत्फ़ उठाए गर्म और मज़ेदार नाश्ते का, ये भी सही लग रहा है। पहली और तीसरी लाइन, तो तीसरी लाइन शायद गलत हो सकती है, लेकिन पहली लाइन बिल्कुल सही है। सिर्फ तीसरी लाइन का, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि तीसरी लाइन में बताया बहुत अच्छा जायका की है, जबकि ऐसा नहीं होता है, बहुत अच्छे जायके का है, का होता है, इसलिए ये बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अगला सवाल देखते हैं। ग्रामर क्लास के तालिबे इल्म के लिए कौन सा उसूल मावन है, कौन सा उसूल सही है? तो ग्रामर पर अपनी सरगर्मी में मसरूफ़ रखना जो उन्हें गौर फिक्र करने में मावन और मददगार करे। अगर हम एनसीईआरटी के उसूल देखें तो बच्चों को गौर फिक्र करने वाले सवालात ही ज़्यादा सीखने में अहम होते हैं। मिसालों के ज़रिए कुछ उसूल बताए, उसूल तो बताना ही नहीं है हमको, उसूल रटवा कर कुछ नहीं करना है। ज़रिए कुछ उसूल बताए, उसूल नहीं बताना है हमको। सरगर्मी को पूरा करने के लिए ग्रामर बताए तो ग्रामर भी नहीं बताना है। टीचर ग्रामर की गलतियों को नज़रअंदाज करे, तो ये बिल्कुल गलत है। उसी के साथ 118 कैनेथेटिक इंटेलिजेंस एक सीखने की सलाहियत है जहाँ तुलबा बहुत ज़्यादा समाती महारतों की नशोनुमा और तस्वीर के मुकाबले में लफ्ज़ों को सोचना, आँख, हाथ और हरकत की तालमेल से अपने तासुरात को ज़ाहिर करना। तो इसका राइट आंसर है हाथ और आँख की तालमेल से ज़ाहिर करना, बाकी ये तीनों गलत है। एक तालिबे इल्म की मखसूस तालीमी सलाहियत में दर्ज झेल मुशाहिदा शामिल है। मखसूस तालीमी सलाहियत तो गैर मुतक्का और कभी कभी हेमकाना जवाबात देता है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि तालिबे इल्म को जो मखसूस सलाहियत है तो वो गैर मुतक्काना होती है, कभी कभी चमक जाती, तो ऐसा नहीं होगा। दूसरों में मौजूद महारतों और अहलियतों को तस्लीम करती है, तो ये भी नहीं होगा। किसी की दूसरों की हमको थोड़ी साबित करना है। एक मुनासिब जिस्मानी साख्त रखता है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि जिस्मानी साख्त वो नहीं रखता है, बल्कि वो अपने आप में एक मखसूस सलाहियत है ना भाई, अपनी दिलचस्पी के इलाकों में ज़्यादा तवज्जो रखता है। तो मखसूस सलाहियत ये है, जैसे अगर मुझे अंग्रेज़ी पसंद है तो मैं अंग्रेज़ी पे ज़्यादा जोर दूंगा, आपको उर्दू पसंद है तो मुझे उर्दू पसंद है तो मैं उर्दू पर ज़्यादा ध्यान दूंगा। इसी के साथ आखिरी सवाल है, साबका तजुर्बा अच्छी तरसील का इन्हिसार कहलाता है। साबका तजुर्बा यानी जो तजुर्बे से पहले का अमल है वो अच्छी कहलाता है। क्यों? तस्वीर बनाना, तो बिल्कुल नहीं, तस्वीर बनाने से साबका तजुर्बा नहीं होगा। इंतकाल आमोजिस यानी आमोजिस का मुकम्मल होना, आमोजिस से गुजर जाना यानी सीखा हुआ होना। साबका तजुर्बा कब जाहिर होगा? जब हम वो चीज़ को सीख गए होंगे। तो इसका राइट आंसर है 2। सवालात की टेक्निक, तो ये भी नहीं होगा। बराह रास्त, ये भी नहीं होगा। इसी के साथ ये ख़त्म हुआ। अब पार्ट 2 देखने के लिए आपको मैं फिर कभी इसकी भाषा 2 आपको बाद में कभी समझाऊँगा।